हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी की बुक नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक। इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ। ये जो बुक है ये सीयूटी के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, मगर कोई भी और एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले आप बात कीजिए 3 चीज़ों की, ये आप फॉलो कर लीजिए: इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्लस पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाए। ये बुक जो करानी है इसमें जितने भी फॉर्मेट है ये आपको सारे के सारे काम आने वाले हैं, तो ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिए शुरुआत से लेके अंत तक, ताकि सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो सब आपको मिल जाएं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद हम एमसीक्यू सेट भी कंप्लीट कर लेंगे, मगर ये बुक आपको कंप्लीट यहाँ से करनी होगी। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो मैं चैप्टर का नाम भी लिख रहा हूँ और सब चीजें लिख रहा हूँ, एक एक चीज हम ढंग से करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पहला चैप्टर है हमारा वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इसमें क्या चीज हम करने वाले हैं, इसमें हम दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक बैलेंस शीट के बारे में और एक हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। ये दोनों के दोनों जैसे बनाऊंगा मैं वैसे ही बनाने हैं। सेम चीज आपको समझनी है, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैलेंस शीट में पूछ लीजिएगा भाई शेयर कैपिटल में कौन सी हेडिंग आएगी, सब हेडिंग होगी, वो सब क्या इनमें से टाइप्स है, बहुत ज्यादा। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो जरूर आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे और इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, सारे नहीं करने वाले, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कैसे बनती है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द कंपनी, सबसे ऊपर लिखो नेम ऑफ द कंपनी। ये होने के बाद क्या करना है, बैलेंस शीट का नाम, यहाँ पे बैलेंस शीट लिखनी है, बैलेंस शीट। ठीक है, नीचे क्या लिखना है, एज एट, ये कब बनी थी, किस डेट की है, वो सारी की सारी लिखनी है, जैसे 31 मार्च 2026। तो इस तरीके से बना के लिखनी है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम बनाते हैं इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसा होने वाला है, देखो यहाँ से इस तरीके से बनने वाला है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से इसका फॉर्मेट होगा। ठीक है, सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर नोट्स टू नंबर आता है, यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आती है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। इस तरीके से इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं हम। ये सारे के सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर देख के समझना है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही थी और किस तरीके से होंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक एक चीज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती है, सबसे पहले आता है पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर। इसके बाद यहाँ पर नोट, नोट नंबर कोई होगा तो लिख लेना, वैसे कोई काम की चीज़ नहीं है आपकी। ये करंट ईयर की बात करते हैं और ये प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, बस इतनी बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो हेडिंग आती है, वो सबसे पहली हेडिंग जो होती है वो होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये आ गया। इसके अंदर भी एक और हेडिंग होती है जिसका नाम होता है शेयर होल्डर्स फंड। इतनी बात लगी। अब इसके अंदर जो आता है वो आता है सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, अभी इनकी एक्सप्लेनेशन आगे दूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। जैसे शेयर कैपिटल में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, प्रेफरेंस शेयर, कॉल्ड अप शेयर, इक्विटी शेयर, फॉर फीचर शेयर, ये सब इंक्लूड होते हैं। तो इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। बी पार्ट क्या होता है इसमें, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, सी पार्ट क्या होता है इसमें, मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट
शेयर वारंट। ठीक है, ये काम का नहीं है, मेन चीज शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आपके काम का है, इसको याद रख लेना। सेकेंड सेकेंड हेडिंग जो इसमें आती है वो आती है इसमें शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, थर्ड नॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं मैं इसी फॉर्मेट के अंदर, देखो अभी ये फॉर्मेट बता रहा हूं आपको, यही सेम फॉर्मेट आपको मिलेगा कहां पर, यही सेम फॉर्मेट आपको आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में भी मिलेगा, जहाँ पे कॉमन साइज वगैरह जो आएंगी, वो बैलेंस शीट वगैरह आएंगी, तो वो चीजें भी आपके काम आएंगी। तो ये फॉर्मेट ये मत समझना कि भाई इसमें काम है। अच्छा, मैं ये फॉर्मेट पूरा लिखवा क्यों रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास तो एमसीक्यू आएंगे, मगर क्वेश्चन में ये पूछ सकता है क्या शेयर होल्डर फंड में ये सारी हेडिंग आती हैं, या नॉन करंट लायबिलिटी में ये सारी हेडिंग आती है, तो आपको पूछी जा सकती है ये सारी की सारी हेडिंग। तो इसलिए एक बार ये चीजें पढ़ के जरूर जाना है कि किसमें क्या चीज आता है। ठीक है, एक ऑप्शन यहां पर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देखो नॉन करंट में आती है ना, तो ये पूछा जा सकता है क्या ये करंट में आती है नॉन करंट में आती है। बी टी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ठीक है, सी पार्ट क्या होगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा डी पार्ट इसमें क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, इस तरीके से चीजें बनने वाली है। चलो, यहां तक चीजें बनी। अब फोर्थ हेडिंग जो आएगी इसमें, अब नॉन करंट पढ़ चुके तो करंट लायबिलिटी भी। ठीक है, करंट लायबिलिटी। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहली चीज आती है इसमें, क्या क्या चीज आती है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बी पार्ट क्या आता है इसमें, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, सी पार्ट क्या आता है इसमें, अदर करंट लायबिलिटी। डी पार्ट क्या आता है इसमें, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, थोड़ी सी स्टार्टिंग में ऐसी लग रही होगी, नहीं यार पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी क्या नहीं। देखो एक एक चीज को थोड़ा सा समय देना पड़ता है, जैसे ही आप ये समय देंगे आपको आगे बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड मिलने वाली है। अभी तो सिर्फ ये चीज पढ़ी है, इसके बाद जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, इसमें हम अकाउंटिंग रेशियो के फॉर्मूले करेंगे, एग्जाम में आने वाले, तो सभी टाइप के फॉर्मूले किस तरीके से याद करना है किस तरीके से नहीं, वो भी सब मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से देखो, ये आया पहला है। अब पढ़ते हैं ये वाली, तो शेयर होल्डर फंड में 3 हेडिंग है, उसके बाद नॉन करंट में 4 हेडिंग है, और करंट में भी 4 हेडिंग है। तो 3 4 4 इस तरीके से याद कर लेना, 3 4 4 इस तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब फाइनली क्या आएगा, टोटल आएगा। यहाँ फाइनली क्या आएगा, टोटल आएगा। टोटल निकाल देना, इस तरीके से यहाँ पे टोटल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आ गई हमारी लायबिलिटी साइड। अब इसी सेम फॉर्मेट पे क्या बनने वाला है, एसेट्स बनने वाली है। तो यहीं पे बनाते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि भाई साहब डायरेक्ट तुम एमसीक्यू करने लग जाओ और ये फॉर्मेट आपको आता नहीं, तो वो गलत होगा। पहले सीखो यहाँ से, क्योंकि कुछ चीजें अलग भी आएंगी, सेम नहीं आती कि प्रीवियस ईयर जैसी सेम टू सेम आ गई। हाँ, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए अच्छी बात है, प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू बेस पे प्रैक्टिस कीजिए, सब चीजें कीजिए, मगर साथ में आप ये भी ध्यान रखिए कि हमें अच्छे तरीके से सारे के सारे फॉर्मेट आने चाहिए। अगर फॉर्मेट अच्छे तरीके से आ गए तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं पर्टिकुलर नोट्स नंबर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग क्या थी, यहाँ पे थी एसेट्स। तो सबसे पहले एसेट्स आएगी यहाँ पर।
ठीक है, सेकंड करके यहाँ पे डाल देना। अब ये चीज आ गई। अब यहाँ पर पहली चीज क्या थी? पहली चीज थी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होगी? नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो नॉन करंट में क्या क्या चीजें हैं? पहली है फिक्स्ड एसेट्स। अब इसमें भी हेडिंग है, फिक्स्ड में कई काफी टाइप है, जैसे कि इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, सेकंड जो है इसमें, ये तो टेंजिबल था पहला, इंटेंजिबल एसेट्स। सेकंड है इंटेंजिबल, पहला था टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इसी के अंदर थर्ड क्या होगा? कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, फोर्थ हेडिंग क्या थी इसमें? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरीके से चीजें करनी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आ जाएंगी। बी हेडिंग क्या होगी? बी हेडिंग, बी हेडिंग देखा, ध्यान से सुनना, बी हेडिंग इसकी है बी। ये बी हेडिंग है, इसको थोड़ा सा हम चेंज करके ऐसे करके बॉक्स में डाल देते हैं, इसको ग्रीन करके रख देते हैं। इसको ग्रीन लिख देता हूँ मैं, ग्रीन बॉक्स में। ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे। फिक्स्ड। ठीक है, इसी की बी हेडिंग क्या होगी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सी क्या होगा इसमें? डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ठीक है, डी क्या होने वाला है इसमें? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, इस तरीके से चीजें होने वाली है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, थोड़ी सी चीजें। ई पार्ट इसमें क्या होने वाला है? ई पार्ट होने वाला है अदर नॉन करंट असेट्स। वैसे मैंने पूरे फॉर्मेट तरीके से पूरी चीजें कराई हैं, मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें तो जरूरी हैं ही हैं। साथ में एक बात ध्यान रखना, मैं इसके बाद सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही कराऊंगा जो आपके एग्जाम में रिलेवेंट है। बहुत सारी चीजें आपको डीप में सीखनी है कि भाई ये कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर इसके साथ डाल दूंगा वीडियो, वो भी देख लेना अगर और भी ज्यादा डिटेल में चाहिए, मगर अभी के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन बहुत होगी। ठीक है, सेकंड पार्ट इसमें क्या था? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें हैं? करंट इन्वेंट्री है। ठीक है, बी पार्ट क्या है इसमें? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को स्टॉक का नाम भी दिया जाता है, ध्यान से समझना। ठीक है, सी पार्ट क्या है इसमें? सी पार्ट क्या है? ट्रेड रिसेबल। ठीक है, ट्रेड रिसेबल से बहुत सारी चीजें याद होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये अभी काम भी आएगा और साथ में काम किस में आएगा? जब तुम करोगे कैश एंड कैश इनफ्लो। ठीक है, ये आ गया डी पार्ट। ई पार्ट में क्या क्या चीजें हैं? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, इसके बाद एफ में क्या है? अदर करंट असेट्स। इतनी सारी चीजें इसमें आ गई, तो फाइनली यहाँ पर आता है टोटल। ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है कि भाई कौन सी चीजें हैं। बाकी टीचर तो लाइन वाइज याद कराते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मेट याद रख लेना। फॉर्मेट तो याद हो गया, मगर फॉर्मेट से मेन चीज क्या है? इसके अंदर आने वाली चीजें क्या है? तो एक एक करके हम सीखते हैं और एक एक करके सारी चीजें हम डिटेल में सीखते हैं। मैं पूरी हेडिंग नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ सब हेडिंग लिख रहा हूँ जो हेडिंग नाम आएगी, जैसे कि शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें मिलने वाली है? शेयर कैपिटल में सबसे इंपॉर्टेंट मिलने वाला इश्यूड शेयर कैपिटल। ठीक है, इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और क्या क्या चीजें मिल सकती है इसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तीन चीजें होगी। अब इनके अलावा क्या क्या होगा? इनके अलावा होगा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, कॉल्ड अप हो गया। इसके अलावा कॉल्ड अप हो गया, इसके अलावा और क्या क्या चीजें आ सकती है? इसमें आ सकती है कॉल इन एरिया।
सुना है ना, कॉल सिनेरियो जब आता है, ठीक है। उसके अलावा फोर फीचर शेयर। तो इतनी सारी चीजें तुम याद रख लेना, बस इतना ही सफिशिएंट होगा इसमें, ठीक है। सेकंड जो हेडिंग हम याद करने वाले हैं वो है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीजें आने वाली हैं? सबसे पहले कोई भी रिजर्व के नाम से, जैसे कि कैपिटल रिजर्व हो गया, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जरूर इससे समझ जाओगे कि भाई रिजर्व नाम लिखा है तो इसमें आ जाएगा, मगर फिर भी काफी बार चीजें होती है। सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड हो गया, ठीक है। सिंकिंग फंड, इसके अलावा और भी सारे रिजर्व है, जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है। ये तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा भाई, जो भी रिजर्व के नाम से होगा वो सारे के सारे। एक और याद करना है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये पहले आता था, मगर ये क्वेश्चन डाल सकता है रिडम्पशन रिजर्व की किस हेडिंग में ये आता है, ठीक है। तो वहां पे तीन चार हेडिंग होगी, इस तरीके से याद रख लेना। बस ये चीज तुम्हें यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग जो है वो जानने वाले हैं। कौन सी हेडिंग जानने वाले हैं? इसके बाद हम जानने वाले हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तीसरी हेडिंग जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो ये समझ आ रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो लॉन्ग टर्म जो लंबे समय के लिए, तो कौन सी चीजें होती है? जैसे कि डिवेंचर, बॉन्ड्स होती है लंबे समय के लिए, पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है इसमें। आगे और कौन सी चीजें होती हैं? और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होगी, डी पार्ट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कैसे होते हैं? जिसमें कि सबसे प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड पूछा जाता है, एग्जाम में जरूर आता है। स्टाफ ग्रेजुटी, ठीक है। फंड सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, देखो इतनी सारी चीज, बहुत सारी चीजें थी इनमें, मैंने बहुत ज्यादा डिलीट कर दिया। सिर्फ ये तुम अगर याद करके जाते हो तो काम बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग हम याद करने वाले हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब ये क्यों याद करने वाले हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग? क्योंकि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा एक और बात बताता हूँ, एक और चीज ध्यान से निकल गई कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, इसको हम सरप्लस के नाम से भी याद रखते हैं। सरप्लस, सरप्लस, ठीक है। या लिखा होगा बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस नाम से भी लिखा मिल जाए तो समझ जाना यही बात कर रहे हैं, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्या क्या चीज याद करनी? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ठीक है। ये याद हो जाएंगे ना, ये चीज तुम बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। इसके अलावा अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, ये सब इसके अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, ये भी चीज तुम समझ आ गई होगी कि कॉल्स इन एडवांस किस तरीके से कहाँ पे आता है, ठीक है। कॉल्स इन कहाँ पे आया, कॉल्स इन एडवांस किस नाम से कहाँ पे आया, ये चीज याद रखोगे। इसके अलावा एच में एक हेडिंग है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या चीजें? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। इतनी चीजें समझ आ गई, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। ये हेडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो इसमें एक और बात बताता हूँ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के साथ क्या करें, जो भी प्रोविजन के नाम से, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन का प्रपोज डिविडेंड हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया, तो ये सब चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, इतनी जब समझ आ गई, तो ये सारी की सारी किसमें याद करनी है, लायबिलिटी साइड में। अब आते हैं असेट साइड। असेट साइड हमें क्या क्या चीजें याद करनी है, सबसे पहले हमें याद करनी है टेंजिबल असेट्स। सॉरी, सॉरी, ठीक है, एक सेकेंड। टेंजिबल एसेट्स, तो टेंजिबल एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं जो दिखाई दे सकती हूँ, ठीक है, जैसे कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो थोड़ा सरप्राइज दे सकती है। लाइव स्टॉक्स, ठीक है, लीज होल्ड, मशीनरी तो सबको पता है भाई, मशीनरी आती है, इक्विपमेंट्स आते हैं, इक्विपमेंट्स भी लिख लो भाई, ठीक है, मशीनरी लिख लो, बिल्डिंग लिख लो, ठीक है, ये सारी की सारी हेडिंग तुम्हें मिलेंगी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे आता है इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या चीज आती है, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गए, ठीक है, पेटेंट्स के अलावा ट्रेडमार्क हो गए, ठीक है, और क्या हो सकता है, कॉपीराइट हो गए, ठीक है, ये पता नहीं होंगे, इतने सारी चीजें आती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, माइनिंग राइट्स हो गए, ठीक है, तो इतनी सारी चीजें बहुत होंगी, सफिशिएंट होने वाली है, ठीक है। और क्या है, और मेन चीज आती है थर्ड, इन्वेंट्री में, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में क्या क्या चीज आता है, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, और क्या क्या चीज आती है, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, और क्या क्या चीजें मिलती है, लूज टूल्स। देखो यहाँ ध्यान रखना, काफी बार क्या कर सकते हो, गलतियां कर देते हो, गलतियां हो जाती है कि लूज टूल्स जो है वो किस में डाल देते हैं हम, टेंजिबल में डाल देते हैं, मगर यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना। आगे आता है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस ये आने वाला है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अलावा, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और क्या क्या है, रॉ मटेरियल, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ से बहुत हैं। इसके अलावा हम आगे याद करेंगे ट्रेड रिसीवर। ट्रेड रिसीवर में क्या आता है, रिसेबल है, तो ध्यान से रखना, दो चीजें आती है बस, डेटर और बिल रिसीवर, ये दो याद रख देना ना, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट हम याद करने वाले हैं, अदर करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स, तो इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है करंट असेट्स में, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और क्या क्या चीजें मिल सकती है, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, ठीक है, बस इतना याद रखना बहुत है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में चाहिए चीज़ें, तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें भी मैंने सारी चीज़ें कराई हैं, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, वो काम आएगा। अब चलो अगले फॉर्मेट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट जो आता है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखना होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर
फॉर द ईयर, जो भी ईयर हो उसके, ठीक है। अब फॉर्मेट बनाना है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलो फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखते हैं नोट्स, यहाँ पे लिखते हैं प्रीवियस ईयर, और यहाँ पे लिखते हैं करंट। चलो ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है वो क्या आती है? सबसे पहली जो चीज आती है, इसको फर्स्ट डाल देते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन। अब मैं इसको नाम देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। या ये चलो नाम नहीं रहता, ऐसे याद कर लो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे मैं डालता हूँ प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस प्लस प्लस। सेकंड हेडिंग आएगी अदर इनकम। इसमें अभी इसके नाम बता दूंगा मैं, क्या क्या चीजें होती हैं नीचे बताने वाला हूँ। सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, ये भी हेडिंग के बारे में थोड़ी हम नीचे बात कर लेंगे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हेडिंग आती हैं। कि उसके बाद आता है अदर इनकम। क्या आता है? अदर इनकम। तो अदर इनकम भी क्या होती है? प्लस होती है, प्लस होती है। तो यहाँ से थर्ड जो चीज आती है वो आती है टोटल रिवेन्यू। क्या आता है? टोटल रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू कैसे आता है? यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये फर्स्ट प्लस सेकेंड, पहले और दूसरे को प्लस करने के बाद आता है, पहले और दूसरे को प्लस करने के बाद आता है। ठीक है, ये हेडिंग आ गई। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हेडिंग जो आती है वो आती है एक्सपेंसेस। एक्सपेंस नाम से, ठीक है। क्या क्या होते हैं एक्सपेंस में? चलो पढ़ते हैं। एक्सपेंस में क्या क्या चीजें होती है? इसमें सबसे पहला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बी आता है इसमें परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, ये सारे के सारी चीजें आती हैं। उसके बाद सी पार्ट आता है इसके अंदर, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है, या ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है। आगे बताता हूँ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्या क्या चीजें होती है। डी पार्ट, डी पार्ट आता है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, ई होता है फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, ये होता है फाइनेंस कॉस्ट। एफ की बात करें तो डेप्रिसिएशन, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड amortization, amortization expense। ठीक है, amortization expense कितना आ गया? ठीक है, इसके बाद जी आता है अदर एक्सपेंसेस। क्या आता है? अदर एक्सपेंसेस। कितनी चीज आ गई यहाँ से? ये सबका टोटल हो जाएगा। यहाँ पर क्या निकालना है? टोटल, टोटल एक्सपेंस। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस। यहाँ से यहाँ पर चीजें आ जाएगी। इतनी बात समझ आ गई? अब इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स में क्या करना होता है? थर्ड में से
फोर्थ को माइनस करना था। जो हमने रेवेन्यू कमाया था उसमें से हमें क्या माइनस करना है, हमें माइनस करना है जो एक्सपेंस है। इसको मैं इस हेड इस तरीके से लिख देता हूँ, थर्ड माइनस फोर्थ। इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद क्या आता है, सिक्स आता है लेस टैक्स। टैक्स की परसेंट गिवन होगा, टैक्स का क्या होगा, परसेंटेज गिवन होगा। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। आई बात समझ, ठीक है। उसके बाद सेवन टाइप होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कैसे निकल कर आएगा, फिफ्थ में से सिक्स को माइनस। ये हमारा फाइनली आंसर बन जाएगा, ये हमारा फाइनली आंसर बन जाएगा। चलो, ये तो हमने सीख लिया भाई फाइनली किस तरीके से आंसर बना। मगर इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में, ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें आता है, सबसे पहली हेडिंग आती है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसमें आता है सेल्स, सेल्स रिटर्न या सेल्स ऑफ स्क्रैप, ठीक है, ये चीज आती है। इसके बाद सेकंड हेडिंग थी हमारी अदर इनकम। अदर इनकम में क्या क्या चीजें होती हैं, अदर इनकम में होता है इंटरेस्ट। देखो, जिस जैसे भी जिससे भी इनकम आती है, इंटरेस्ट रिसीव किसी टाइप का भी, डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव, ठीक है, डिविडेंड रिसीव हो गया। और क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स या इन्वेस्टमेंट होता है ना, ठीक है। और कोई रिफंड आ जाए, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। बस इतना पढ़ लेना बहुत है। आगे थर्ड हेडिंग थी हमारी एक्सपेंसेस, जिसमें सबसे पहला था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। भाई कोई नहीं बताएगा इतने डिटेल में कि क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होती है, किस तरीके से इंक्लूड होती है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो तुम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो इस चीज को, ठीक है। तो ये आता है, इसको हम कहते हैं एक तरीके के सीओजीएस, जैसे याद होगा ना सीओजीएस। तो कैसे निकालते थे, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। यही तो फॉर्मूला लगा है बस। भाई साहब यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया, कुछ नया थोड़ी लगाया, ठीक है। जो चीज तुम पढ़ चुके हो वही चीज मैं यहाँ से करा रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ चीज होती है परचेज। परचेज तो तुम्हें समझ आता है, परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज या परचेज रिटर्न, रिटर्न। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। सिक्स, फिफ्थ भाई, फिफ्थ, फिफ्थ पॉइंट क्या था, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री, तो चेंज इन इन्वेंट्री किस कैसे आएगी, चेंज इन इन्वेंट्री कैसे होगी, ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री नाम दे देना माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। इस तरीके से हो गया। स्टॉक दे देना भाई, स्टॉक नाम दे देना अगर तुम्हें दिक्कत हो तो, ठीक है, इस तरीके से होगा, ठीक है। आगे और हेडिंग कौन कौन से, एम्प्लॉयज बेनिफिट, एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन तुम्हें पता ही है, अदर एक्सपेंसेस तुम्हें पता ही है। बस इससे ज्यादा कोई चीज नहीं आने वाली, तो ये सब चीजें तुम याद रख लेना, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से चीजें बता दी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेकंड, थोड़ा सा थ्योरी का चैप्टर है, उसमें मैं डेफिनेशन बाद में तुम्हें लिखवा दूंगा क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट किस पे चलते हैं, थर्ड चैप्टर पे, चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम क्या है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, साइज बैलेंस या स्टेटमेंट लिख दो फिर, बता दो साइज स्टेटमेंट। अब ये दो दो टाइप की हैं, दो दो टाइप है, एक में बैलेंस शीट बनेगी, एक में प्रॉफिट
एंड लॉस स्टेटमेंट बने। यहाँ पे भी ऐसी बैलेंस शीट, प्रॉफिट, लॉस स्टेटमेंट। तो मैं सारी चीजें नहीं बता रहा क्योंकि हमने बैलेंस शीट बना ली है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बता दिया। सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्मेट बनने वाला है। ठीक है, कैसे फॉर्मेट बनने वाला है, सेम फॉर्मेट चीजों का होगा, इन दोनों में तो सेम ही है, यहाँ दोनों में सेम। कैसे फॉर्मेट बनेगा, ये फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बैलेंस शीट बनेगी, इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मेट बनने वाला है। तो क्या क्या चीजें आएंगी इसमें मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर। ठीक है, नोट्स तुम लिखना चाहते हो तो लिख देना, नोट्स नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। यहाँ पे आएगा एब्सोल्यूट चेंज और यहाँ पे आएगा परसेंटेज चेंज। अब कैसे कैलकुलेट होगा, इसको मानना ए, इसको मानना है बी, सेम चीज है। सी माइनस सी कैसे निकलेगा, बी माइनस ए, कि इसमें से ये माइनस कर देना, इसमें से ये माइनस कर देना, और ये वाला पोर्शन कैसे निकलेगा, परसेंटेज निकाल दो। जो सी जो आंसर आया है ना तुम्हारा, उसको प्रीवियस ईयर या ए से डिवाइड करके इनटू 100 कर देना, सेम आंसर निकल जाएगा। बस इतना करना है और कुछ भी नई चीज नहीं करनी, इतना करना है और कुछ भी नई चीज नहीं करनी। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, समझ आ गई होंगी बात। तो सेम फॉर्मेट दोनों में बनने वाला है, कोई अलग नहीं बनने वाला। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉमन साइज का, कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी चेंज कुछ नहीं है। क्या चेंज है, फॉर्मेट जो बनने वाला है इसका, बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो बनने वाला है वो कुछ इस टाइप से बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीज आएंगी, ये तो पर्टिकुलर हो गया, ये नोट्स टू हो गया, ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये करंट ईयर। यहाँ पर परसेंटेज आएगी प्रीवियस ईयर की, यहाँ पर परसेंटेज आएगी करंट ईयर की। बस इतनी बात ध्यान रखना, जब तुम परसेंटेज निकालने जाओगे ना, जब तुम परसेंटेज निकालने जाओगे प्रीवियस ईयर की, तो यहाँ पर जो जैसे ए है, ये ए है, ये बी है, तो ए बटे में टोटल, ए बटे में, ध्यान से सुनना मेरी बात, ए बटे में टोटल जो आता था और बैलेंस शीट, वो लिखना। ऐसे इसमें इंटू 100 भी आ जाएगा, बी बटे में टोटल इंटू 100, इंटू, बस इतना काम कर रहा है और काम खत्म। ये बैलेंस शीट का था। अब इसी में मैं ऐड कर रहा हूं, यहीं पर मैं ऐड कर रहा हूं, यहीं पर मैं ऐड कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, यहीं पर सेम टू सेम चीजें बना रहा हूं, कोई समझ लेना। सेम ये चीज आएगी, सेम ये आएगी, सेम ये आएगी। यहां पर जब प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट निकालूंगा, बटे में सेल्स या फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होगा उसको मानना है डिवाइड, उसको मानना है डिवाइड, उसको डिवाइड में मानना है। इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश करना, थोड़ी सी चीजें समझ आ जाएगी आपको, अच्छे तरीके से चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ भी अलग नहीं करना। ठीक है, ठीक है, कैसे समझना है थोड़ा सा समझो चीजों को, कि जो सेल और रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन आता था, सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आता था, उसमें डायरेक्ट लिख देना 100% प्रीवियस ईयर में, 100% करंट ईयर। यहां टोटल में लिखना है 100%। ठीक है, मगर जब तुम परसेंटेज बाकियों की निकालने जाओगे ना, बाकियों की, तो उसमें क्या करना है, जो नंबर है डिवाइड में ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जो अमाउंट है ना, ये लिखनी है। बस इतना काम करना है, बाकी चैप्टर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इतना काम था इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर यहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ रही, बस इतनी सी चीजें समझ जाना और क्वेश्चन को खत्म कर देना। चलो, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। क्या नाम है, अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो है, तो थोड़ा सा समझ समझ के एक एक चीज करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से करने वाले हैं।
देखो, जो नाम मैं लिखवा रहा हूं ना ऊपर, उससे रिलेटेड भी पूछा गया है, उससे रिलेटेड भी पूछा गया है। इतनी बात ध्यान रखना, उससे रिलेटेड भी पूछा गया है, इतनी बात ध्यान रखना, क्योंकि काफी बार पूछा गया है। एक सेकेंड। चलो कंटिन्यू करते हैं। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। अगर मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब, अकाउंटिंग रेशियो का मतलब थोड़ा सा जान पाऊं, या चीजों को थोड़ा समझ पाऊं कि रेशियो क्या होता है, तो रेशियो क्या होता है? अर्थमेटिक रिलेशन बिटवीन अकाउंटिंग वैल्यू एंड द एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। तो वो ज्यादा पूछा नहीं जाता, मगर इसके टाइप्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ रेशियोज है वो पूछ लिए जाते हैं। अब वो किस किस चीज में, सबसे पहला जो टाइप है, सबसे पहला जो टाइप आने वाला है वो पढ़ो ढंग से, वो होता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो होता है वो होता है सोल्वेंसी रेशियो। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। और इसके बाद थर्ड होता है एक्टिविटी रेशियो। और इसके बाद फोर्थ जो होती है, फोर्थ जो आती है वो आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इतनी बात समझ पा रहे हो? अब क्या पूछा जाता है एग्जाम में? एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई लिक्विडिटी रेशियो, क्या करंट रेशियो किसका पार्ट है? लिक्विडिटी का, सोल्वेंसी का, एक्टिविटी या किसका? तो सबसे पहले ध्यान रखना, इसके अंदर जो जो रेशियो आते हैं मैं उनके नाम लिख देता हूं। करंट रेशियो, ठीक है, या वर्किंग, एक ही नाम, वर्किंग कैपिटल रेशियो। सेकंड जो नाम है वो है लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो, या हम इसको क्विक रेशियो के नाम से भी जानते हैं, या हम इसको और भी नाम से जानते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, तो ये दोनों इसमें आती है, बाकी चीजें नहीं आती। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहली आती है डेप्थ इक्विटी रेशियो। ध्यान से सुनना, ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये अभी मैं जब क्वेश्चन लेके आऊंगा तो उसमें जरूर पूछा गया है क्वेश्चन। आगे होता है टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। ठीक है, इसके अलावा प्रोप्राइटरी रेशियो, इसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, अब आता है एक्टिविटी रेशियो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम डालते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, काफी बार इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी पूछा जाता है, तो अलग नहीं हो। इसमें आता है डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, डेटर हो गया। इसके अलावा और कौन सा होता है? इसके अलावा क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये सब आते हैं। अब आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, इसमें भी तो आते होंगे कोई ना कोई बहुत ज्यादा। इसमें आता है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, जिसमें जीपी नाम डाल दिया मैंने। नेट प्रॉफिट रेशियो, एनपी रेशियो कह सकते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ये सब आते हैं। और आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो ये सारी है, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक एक करके सारी डिटेल लेते हैं चैप्टर के अंदर। अच्छा, एक और बात बताता हूँ। देखो, जो आंसर आने वाला है वो किस में आ सकता है? या तो प्योर रेशियो में आएगा, या तो प्योर रेशियो में आएगा। ठीक है, प्योर रेशियो में आएगा, जो रेशियो होती है जिसको हम सिंपल रेशियो कहते हैं। ठीक है, पहली चीज। फ्रैक्शन में आंसर आ सकता है, फ्रैक्शन में। थर्ड चीज, आंसर किस में आ सकता है? टाइम्स में आ सकता है। फोर्थ चीज क्या होती है? परसेंटेज में आ सकता है।
ये ध्यान रखना कि आंसर जो आने वाले हैं उन चारों में से ही कोई ना कोई आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को करते हैं, ताकि तुम्हारे एग्जाम में तुम अच्छे से मार्क्स ला सको। देखना एक एक फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं, किस तरीके से। ठीक है, देखो सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब समझ आता है, लिक्विडिटी रेशियो का मतलब समझ आता है। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है, ऐसी रेशियो जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को दे, मतलब कह सके ऐसी एबिलिटी कि भाई वो डेप्थ को पे कर सके। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि ऐसी एबिलिटी फर्म की जो रीपे कर सके डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली जो हेडिंग आती है वो आती है करंट रेशियो, या एक और नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इनका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स के कौन कौन से, यहाँ पे डालते हैं करंट एसेट्स। तो क्या क्या करंट एसेट्स हो सकती हैं, अगर मैं बात करूँ तो करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं, कैश हो सकता है, हमने बात की है। बैंक हो सकता है, ठीक है, क्या बैंक हो सकता है, डेटर हो सकते हैं, बीआर हो सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, एक्रूड इनकम हो सकती है, एक्रूड इनकम, ठीक है, एक्रूड इनकम हो सकती है, स्टॉक हो सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस हो सकते हैं, ठीक है, प्रीपेड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये ध्यान रख लेना। चलो ये तो हो गए करंट एसेट्स। उसी तरीके से करंट रेशियो में करंट लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो करंट लायबिलिटी में कौन कौन से हो सकते हैं, क्रेडिटर हो सकते हैं, ठीक है, प्लस डाल देता हूँ, बिल्स पेबल हो सकता है, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, प्लस एडवांस इनकम हो सकती है, ठीक है, प्लस प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, तो ये सारे के सारे हो सकते हैं। चलो इसके अलावा इसमें एक चीज और पूछी जाती है, पूछा जाता है आइडल रेशियो। आइडल जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। कितना होता है, 2:1। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना आइडल रेशियो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं लिक्विड एसेट्स। अगली हेडिंग डालते हैं, सेकंड जो पार्ट है वो है लिक्विड रेशियो एंड क्विक क्विक एसेट्स और एसिड टेस्ट रेशियो। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चीजें कराई जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं और किस तरीके से फॉर्मूले काम आते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे, मगर सब चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखो, अगर चीजें आ रही हैं तो चीजें आपके लिए ही सबसे पहले ही सीखो फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनका फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स बटे में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के हमने बहुत सारे फॉर्मूले अभी पढ़े हैं, वो सारे के सारे। अब आता है लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स क्या फर्क है, लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स में इतना फर्क है कि करंट एसेट्स में से क्या चीज माइनस कर दो, दो चीज, एक स्टॉक एक प्रीपेड एक्सपेंस। एक स्टॉक माइनस कर दो, एक प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो, बस। तो ये क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। चलो और भी बहुत सारे, वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल का क्या काम है भाई इसमें, देखो करंट लायबिलिटी के बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल दे दिया, करंट एसेट दे दिया, तो यहाँ से आ सकती है। अगर देखो ये भी याद ना रहे तो देखो मैं सिंपल सा एक बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आ सकते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे बैलेंस शीट बनती है ना तुम्हारी, पुरानी बैलेंस शीट कुछ करके इस तरीके से। तो क्या क्या चीजें आती है देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर आता है फिक्स असेट्स
प्लस यहां पर आता है इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स। ठीक है, ये चीज आ गई। दूसरी तरफ क्या आता है, दूसरी तरफ देखो, शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या है, अगर टोटल गिवन हो मेरे पास, टोटल गिवन है मेरे पास, टोटल एसेट्स गिवन है, तो मैं क्या, टोटल एसेट्स गिवन है, फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट, तो क्या करंट एसेट्स निकल भी जा सकती है, निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है ना। बस इतनी बात ध्यान रखना कि अगर ये चीज है तो इस तरीके से निकाली जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इनसे फॉर्मूले बनाने हैं हमें। आप देखो यहाँ पर ये दोनों के बीच में क्या है, वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस आता है, ये दोनों के, तो इस तरीके से हमें वर्किंग कैपिटल मिल सकते हैं, तो यहाँ से ये फॉर्मूले बन जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, जैसे और भी फॉर्मूले आते हैं, टोटल डेप्थ किससे मिलकर बनती है, यहाँ पर आता है टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ किससे मिलकर बनती है, टोटल डेप्थ बनती है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, मिलकर बनाते हैं, बस इतनी बात ध्यान रखना। चलो, इसके अलावा इसका आइडल जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है, 1:1 होता है, इतनी बात समझ आ गई। चलो अब तीसरे पढ़ते हैं, सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो में सोल्वेंसी रेशियो में सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी बटे में शेयर होल्डर फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड, तो यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी एनसीएल लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कैसे निकलती है, डिवेंचर टीईबीएन चल प्लस लोन्स, कौन से लोन, लॉन्ग टर्म वाले। इसके अलावा और क्या क्या है, इक्विटी, इक्विटी कैसे बनती है, इक्विटी बनती है, इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड कहते हैं, तो यहाँ पर आता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। ठीक है, बस दो चीजों को जोड़कर बनती है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट बनाया था, तो इसमें दो चीजें इंक्लूड है, रिजर्व भी इंक्लूड है और शेयर कैपिटल भी। चलो, इतनी बात समझ आ गई यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। इसका सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, टोटल असेट्स टू डेप्थ रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स बटे में एनसीएल, एनसीएल। ठीक है, एनसीएल का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल असेट्स का हम फॉर्मूला देख सके, ये फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स का। चलो नीचे लिख भी देता हूँ, टोटल असेट्स इक्वल टू में होता है नॉन, या डायरेक्ट लिखो ना भाई, फिक्स्ड असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ तक चीजें समझ आ गई। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का नाम याद रखते हैं, आगे है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रो रेशियो, तो ये कैसे निकलता है, ये निकलता है शेयर होल्डर फंड बटे में टोटल एसेट्स, और इसके फॉर्मूले हमने देख लिए हैं। ठीक है, फोर्थ आता है
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है, जो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, और बटे में इंटरेस्ट। इस तरीके से चीजें निकलती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नई एक्टिविटी में पहुंचते हैं, सी, जिसका नाम क्या है, एक्टिविटी रेशियो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूले सारे याद रखना ताकि तुम्हारे काम आ सके, और बहुत ज्यादा जेन्युइन चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो नाम है इसका है इन्वेंट्री या स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। तो टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर नहीं हो तो उसके प्लेस पर सेल्स आ जाएगा। सेल्स का एक और नाम याद किया था, आर ओ एफ, रिवेन्यू फ्रॉम, आर ओ एफ नहीं, आर एफ ओ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर नहीं है तो, और निकल के नीचे आता है एवरेज स्टॉक, ठीक है। सीओजीएस का हम फॉर्मूला याद कर चुके हैं पहले, पर फिर भी मैं दो फॉर्मूले यहाँ पे लिखवा देता हूँ। सीओजीएस का, सीओजीएस, हम इसको सीओजीएस के नाम से जानते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीओजीएस, ठीक है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। या हम इसको हेडिंग डाल सकते हैं सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। इस तरीके से भी आता है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को क्या होता है, थोड़े बहुत जो 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे वो यहाँ पर याद रह जाते हैं, तो इसलिए हम इसको दूसरा नाम भी यहाँ पे दिया है। आगे और एक और फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ से बन जाते हैं। अब आता है एवरेज स्टॉक का। एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड में टू। इस तरीके से चीजें बनने वाली है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड की, सेकंड फॉर्मूले की, जो होता है डेटर टर्न ओवर रेशियो। तो डेटर टर्न ओवर रेशियो में क्या क्या चीजें आती है, देखो डेटर किसके लिए आता है, क्रेडिट सेल के लिए आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल, और नीचे तो सारे के सारे में एवरेज आना है, तो एवरेज ट्रेड रिसेबल। अच्छा, ये जो रिसेबल है ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक बीआर से और एक डेटर से। तो इसका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड में टू, इसका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड में टू, इस तरीके से आ जाएगा। और नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलता है वो सीख लो। यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल निकलता है सेल्स में से क्या माइनस कर दूं, सेल्स रिटर्न माइनस कर दूं, तो नेट क्रेडिट सेल आता है, नेट सेल आता है। मगर क्रेडिट सेल के बारे में पूछ रहा है, तो सेल्स दो चीजों से मिलकर बनता है, सेल्स बनता है कैश प्लस क्रेडिट सेल, ठीक है। तो क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा, सेल्स में से माइनस करो कैश सेल, क्या माइनस करो, कैश सेल माइनस करो, ठीक है। इस तरीके से निकल जाएगा यहाँ पर। या सेल्स की जगह पे क्या लिखा होता है, आर एफ ओ। आर एफ ओ ध्यान रखना, आर एफ ओ का नाम जरूर ध्यान रखना। आर एफ ओ का मतलब होता है भाई साहब, क्या होता है आर एफ ओ का मतलब, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। इस बात से समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तीसरी हेडिंग डालो, तीसरी हेडिंग डालो, ठीक है। इसके बाद एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है, वो मैं नहीं करा रहा, वो आते नहीं एग्जाम में, तो इसलिए आगे याद हेडिंग डालो, क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो। तो क्रेडिटर किस लिए बनता है भाई, क्रेडिटर कब बनता है, ध्यान से सोचो, तो यहाँ पर आता है क्रेडिट परचेज, तो भाई क्रेडिट परचेज, तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज
ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, इस बात को ध्यान रखते हुए करना, ठीक है। एक सेकंड रुकना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। अब आता है नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं बात करूं तो निकालने का सिंपल सा तरीका भाई, कैश परचेज माइनस कर देनी है परचेज में से, बस। तो क्या निकल के आ जाए, क्रेडिट परचेज। ट्रेड पेबल्स दो चीजों से मिलके बनता है, बिल्स पेबल और दूसरा कौन सा होता है, सोचो एक बार पहले यहाँ पे सोचना, ठीक है। क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर कौन होते हैं, क्रेडिटर, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड में 2, इसका क्या होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड में 2, और लास्ट पे इन दोनों को प्लस करके आंसर लिख दोगे, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इस तरीके से आता है, तो सॉरी एवरेज ट्रेड पेबल्स इस तरीके से आता है। चलो अगली हेडिंग डालो, 3 हो चुके, फोर्थ के बारे में बात करते हैं। तो आता है वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा, ये भी दो चीजें, सेल्स या सीओजीएस बटे में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मैं फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ, क्या होता है फॉर्मूला, करंट असेट्स में से क्या माइनस कर दो, करंट लायबिलिटी, ठीक है। और ये भी हमने भर भर के लिखे हैं, तो इसके बारे में आगे हम बात नहीं करें। चलो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है नाम ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। क्या आता है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। तो भाई साहब ग्रोस प्रॉफिट रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं, ग्रोस प्रॉफिट बटे में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये चीज आंसर जो आता है इसका वो परसेंटेज में आता है, तो परसेंटेज के लिए मुझे क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ये चीज ध्यान रखना। तो परसेंटेज में आंसर आने वाला है, तो परसेंटेज में आंसर आने वाला, तो इस तरीके से। अभी हमने बहुत सारे फॉर्मूले किए ग्रोस प्रॉफिट का, तो ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सोचो, सीओजीएस में से या सेल में से, सेल्स में से, सेल्स में से क्या माइनस कर दो, सीओजीएस, तो ग्रोस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स है भाई, सेल्स तुम्हें निकालना मैंने बहुत बार सिखा दिया है, ठीक है। चलो आते हैं, अब बढ़ते हैं आगे, नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। राइटिंग समझ आ रही है ना, थोड़ी सी खराब हो जाती है काफी देर से लिखते लिखते, ठीक है। कोशिश किए कि सही तरीके से लिखा जाए। आगे आएगा नेट, भाई एक एक चीज मैं लिख के भी ला सकता था, ये फॉर्मूले लिख के भी लाता और सिर्फ तुम्हें क्या है चिपका देता कि भाई ये लिखो, ये ऐसे है, ये सर्कल करता भाई साहब, ये चीज है। मगर यहाँ पर एक एक चीज को लिखा जा रहा है, इसका मतलब चीजों को समझाया जा रहा है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, सबसे मेन चीज तो नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, तुम्हें याद होगा ट्रेडिंग, तुमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें एक तरफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते थे और एक तरफ से निकल के आता था फिर हमारा नेट प्रॉफिट। तो क्या करना है,
कि ग्रोस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट क्या माइनस कर देना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देने, क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। बात समझ आई। और सेल्स तुम्हें पता ही है। आगे तीसरी हेडिंग डालो, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालते हैं भाई साहब, CRFO मतलब COGS या कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बटे में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू। तो बार बार यही चीज तो कर रहे हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखवा रहे हैं, बार बार रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखवाया जा रहा हूँ। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी तक तीनों में यही चीज है। तो इस वाले जो भी टॉपिक अगर फॉर्मूला नहीं भी आता तो सिर्फ एक फॉर्मूले को छोड़कर बाकी सभी में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से हो सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस, ऑफिस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये तीन एक्सपेंस है जो किसके से रिलेटेड होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पूछ ले तो भाई साहब क्या करना होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछ ले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पूछ ले तो कैसे कैलकुलेट होगा। तो उसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फंडा है कि 100 में से ये जो आंसर आया ना ये माइनस कर दूं, ऑपरेटिंग रेशियो। मगर इसका एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटे में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, इस तरीके से चीजें आ जाती हैं। चलो आगे बात करते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला हमारे पास ROI, या इसको नाम देते हैं हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड बटे में कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूले थे। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है फिक्स असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है सबको पता है ना, बस इस तरीके से आता है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आई होंगी। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग रेशियो के सारे फॉर्मूले। देखो हमने कितने अच्छे तरीके से और कितने जल्दी सारे के सारे रेशियोज हमने सीख लिए। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है सिर्फ एक फॉर्मेट बच गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वहां पर एडजस्टमेंट काम नहीं आती, सिर्फ वो स्टेटमेंट काम आती है और कुछ भी आगे जाके काम नहीं आता। बस वो फॉर्मेट याद रख लेना, फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो याद रख लेना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 रेशियो होती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस लिए बनाती है, जो हमें बताती है कि हमारा कितना कैश इनफ्लो हो रहा है कितना आउटफ्लो हो रहा है। चलो हेडिंग डाल लेते हैं हम, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो भाई साहब तीन, एक दो तीन, तीनों के नाम क्या क्या है, पहले का है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड का नाम क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और थर्ड का नाम क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये क्या बताता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। अब क्या क्या चीजें इनमें आती हैं वो सब हमें पता चलेगा फॉर्मेट से। एडजस्टमेंट नहीं आती, एडजस्टमेंट के क्वेश्चन ज्यादातर नहीं मिलेंगे, सिर्फ मिलेगा तो क्या है, फॉर्मेट आपको याद रखना है, कौन सी चीज किस में आती है वो चीज पूछ सकता है स्पेशली, या थोड़ा बहुत कैलकुलेट करने के लिए दे देगा। बाकी चीजें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो फॉर्मेट बनाते हैं और चीजें सीखते हैं।
ठीक है, फॉर्मेट बनते ही हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है ये भी तो आना चाहिए, और कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। तो AS3 का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर थर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर थर्ड। ये समझ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर, यहाँ पर आएगी डिटेल, यहाँ पर अमाउंट। ये इसका फॉर्मेट होता है। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होगी, मुझे पता है, क्योंकि चैप्टर आपने किया है तो वहां से चीजें इजीली मिल जाती है। तो पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो क्या क्या चीजें इसमें आती हैं? सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आता है इसके अंदर। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। सबसे पहली चीज जो आती है वो चीज ध्यान से यहाँ पर रखना। ठीक है, तो बात करते हैं क्या क्या चीजें आती हैं और किस तरीके से क्या क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हेडिंग बात करते हैं। सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट। यहाँ पे डालते हैं नेट प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट होता है? करंट में से प्रीवियस ईयर माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? करंट में से प्रीवियस ईयर माइनस कर दो। सबसे पहली चीज ये करनी है, हो जाएगा इतना काम। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, ये चीजें तुम समझ जाओगे जब एग्जाम में तुमने किया है तो। ठीक है, अब तो रिजल्ट भी आने वाला है, तो पता चल जाएगा कि भाई क्या तुम्हारी पोजीशन थी और किस तरीके से तुमने किया है सारी चीजें। ठीक है, अब उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है ट्रांसफर टू रिजर्व। वैसे ये बात, ये फॉर्मेट हम वर्किंग नोट में बनाते हैं, मगर मैं यहीं पे बनवाता हूँ ताकि तुम्हें ये याद रहे। ठीक है, आगे आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, जो होता है सिर्फ करंट ईयर का, और प्रपोज्ड डिविडेंड, जो भी होता है करंट ईयर का। अच्छा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? लायबिलिटी साइड में मिलते हैं, और ये सारे के सारे जो होते हैं ये प्लस होंगे। ठीक है, ये प्लस होंगे। तो यहां से क्या निकल के आएगा? यहां से निकल के आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो आती है, प्लस करो और लिखो नॉन प्रॉफिट एक्सपेंस, नॉन प्रॉफिट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सॉरी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस स्लैश नॉन कैश। तो इसमें वो सारी की सारी एक्टिविटी आती है जो नॉन कैश से रिलेटेड हो, जैसे कि जैसे गुडविल होगी, मगर गुडविल बढ़ने वाली आई घटने वाली, जो डिक्रीज वैल्यू होगी। ठीक है, डिक्रीज होगी। डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, ये आ जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड आ जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, देखो लॉस आया यहाँ पे, लॉस आया, ये ध्यान रखना। ये दोनों चीजें तो कहाँ पे मिलेंगी तुम्हें पता ही होनी चाहिए, असेट साइड मिलेंगी। और ये दोनों चीजें कहाँ पे मिलेंगी तुम्हें? एडजस्टमेंट में मिलेंगी, अगर एडजस्टमेंट दी गई है तो। ठीक है, अदरवाइज ये एडजस्टमेंट वाले बिना वाले भी याद कर रखोगे तो चीजें समझ आ जाएगी। बस ये पूछा जाएगा भाई ऑपरेट ये किस उसमें आएगा, किस पे आएगा, क्या कैश फ्लो में आएगा या नहीं आएगा, ये भी। तो चार ऑप्शन इस तरीके से तुम्हें दिए जाएंगे। चलो, अब बात करते हैं लेस के बारे में, बात करते हैं। तो लेस क्या होगा इसमें? लेस होने वाला है नॉन ऑपरेटिंग इनकम
जब एक्सपेंस हमने प्लस किए तो जो इनकम है वो क्या करना है, माइनस करना है। तो कौन सा आएगा, बिल्कुल अपोजिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। पहली चीज, पहली चीज ये आएगी। सेकंड क्या आएगा, सेकंड आएगा जैसे इंटरेस्ट, यहाँ पर क्या हुआ था, पेड किया था तो इंटरेस्ट रिसीव्ड वाली एंट्री आएगी, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, इस तरीके से आएगी। इसके अलावा एक्सेस डेप्रिसिएशन, काफी बार क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो आता है वो ज्यादा आ जाता है, एक्सेस आ जाता है, तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन क्या होंगी, माइनस होने वाली, ये प्लस होने वाली थी, ये माइनस होने वाली। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। चलो यहाँ तक आगे, ये फॉर्मेट अभी आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर निकल के आएगा हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में मैंने दो चीजें बताई हैं, क्या क्या चीजें बताई हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो देखना, ध्यान रखना, अगर उल्टा सोचो, बिल्कुल अपोजिट सोचो, अगर इंक्रीज करनी है करंट लायबिलिटी तो ऐड हो जाएंगी, डिक्रीज करिए करंट एसेट्स तो ऐड हो जाएंगे। लेस में क्या होगा, अगर डिक्रीज करिए करंट लायबिलिटी, इंक्रीज करिए करंट एसेट्स तो माइनस हो जाएगी। बस ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। यहां तक चीजें समझ आ रही। चलो आगे और फॉर्मेट बना लेते हैं। देखो एक एक चीज ना मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख कर दे रहा हूँ तुम्हें, तो समझ सकते हो कि तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, ये चीज समझो। अगर यहाँ पर मैं फॉर्मेट लेके आता और उठा के बोल देता ये चीज इसमें ऐड होगी, ये चीज इसमें माइनस होगी, वो क्या करता, उससे क्या होता, उससे तुम्हारा लॉस होता है भाई, तुम ढंग से नहीं पढ़ पाते। मगर इस वाली चीजों से तुम ढंग से पढ़ पाते हो कि तुम्हें क्या चीज ऐड कर रहे हैं, क्या चीज माइनस कर रहे हैं, ये सब चीजें यहाँ पे लिखा है। अब क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे लिखा है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये तुम्हारे नोट्स भी तैयार हो गए, बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें, सारी फॉर्मेट तैयार हो गया। और क्या चाहिए तुम्हें भाई, इस तरीके से चीजें मिल रही हैं तुम्हें तो करो ना। लेस प्रोविजन और फ्री ऑफ क्लास है, ऐसी फ्री कि भाई साहब कि तुम्हें पैसा देना हो रहा है, सिर्फ तुम्हें देखना है, चीजों को देखो और चीजें करो। बस तुम देखते रहो और क्वेश्चन करते रहो। ठीक है, आगे क्या निकल के आया, कैश फ्लो फ्रॉम स्लैश यूज्ड ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहां से माइनस करना है और इसके बाद ही आ जाएगा। अगर यूज का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब माइनस का आंसर आए, अदरवाइज प्लस का आंसर यहां से किया जाएगा। ये थी हमारी पहली एक्टिविटी जो हमने अच्छे तरीके से बना ली। अब बात करते हैं बी एक्टिविटी। बी का मतलब कौन सी एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आता है परचेज ऑफ फिक्स असेट्स या इन्वेस्टमेंट। कुछ भी अगर तुमने खरीदा है, अब देखो एक बात बताओ, खरीदा है तो चीजें क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ तुम्हारा पैसा गया है, गया है, और सेल करोगे तो तुम्हारा पैसा आएगा, आएगा। ठीक है, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स या इन्वेस्टमेंट तो प्लस प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। गुडविल हमने ऊपर क्या की थी, प्लस की थी। अब गुडविल रेज्ड है, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ गई है, बढ़ गई है तो यहाँ पे लिखनी है माइनस के नाम से। इसके अलावा इंटरेस्ट और डिविडेंड हमने रिसीव्ड किया था और वहां पे लिखा था माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। और इसके बाद ये फाइनल उत्तर क्या आएगा,
कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम ऑपरेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये यहाँ के बजाय यहाँ पर लगेगा फ्रॉम स्लैश यूज्ड, यूज्ड माइनस के लिए प्लस के लिए। चलो अब सी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। सी कौन सा होता है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसमें क्या क्या चीजें प्लस होगी? इसमें होगा इशू ऑफ शेयर स्लैश डिवेंचर्स, इशू करना है शेयर्स का, ठीक है, शेयर्स का इशू करना है, वो सब इसमें प्लस हो जाएगा। आगे आता है रिडम्पशन ऑफ शेयर स्लैश डिवेंचर, ठीक है। अब ये देखो, इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है और इसकी डिक्रीज हो रही है, ये पहचान है इनकी, ठीक है। ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। आगे आता है बोरोइंग, बोरोइंग ऑफ लोन, एक तरीके से और बोरोइंग होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, होता है ना। तो बस क्या करना है, ये यहाँ पे लिख देना है। इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। पैसा आया है, प्लस कर दो। इसी का रीपेमेंट हो जाए, इसी का रीपेमेंट हो जाए तो माइनस कर दो। बस इतनी बात समझ आई। प्रपोज डिविडेंड रहता था हमारा, प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का रहता था हमारा? प्रीवियस ईयर का। पहले प्लस किया था, यहाँ माइनस कर दें। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड कह सकते हो, इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड, वहां हमने प्लस किया था, यहाँ माइनस करना है। आगे आता है प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, शेयर एंड डिवेंचर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, ठीक है। बस ये चीजें थी जो हमें यहाँ पे लिखनी थी। तो लास्ट में क्या आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखो, इनका आंसर कोई प्लस माइनस करने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं वो फॉर्मेट भी नहीं बता रहा, ठीक है। और क्या क्या चीजें, और भी कुछ चीजें आ सकती हैं, एक प्रोविजन फॉर टैक्स, और ठीक है, हो गया ना सारी चीजें, ठीक है। ये यहाँ पर प्रीवियस ईयर भी हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स लिख दिया ना मैंने, हाँ लिखा है ना माइनस, ये रहा, ये था प्रीवियस ईयर का, ऊपर करंट ईयर का है। चलो, तो ये थी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि इनका बैलेंस निकालो। अगर फिर भी बोले तो ए तीनों को प्लस कर देना, इनके बैलेंस को प्लस कर देना। ध्यान रखना माइनस का आंसर आए तो माइनस वही साइन लगाना और फिर प्लस माइनस करना है। फिर इसमें क्या करना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस कर देना, और जो निकल के आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज आती है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में यहाँ लिख देता हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश आता है उसमें, बैंक आता है और करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने कर ली है। तो ये थर्ड बुक थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, और इससे रिलेटेड ही सारे के सारे फॉर्मेट हमने एक वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये थर्ड बुक आपको समझ आई होगी। समझ आई तो चैनल को लाइक भी करना भाई, शेयर भी करना, जितना हो सकता है शेयर करो, जितना हो सकता है लाइक करो, जितना हो सकता है कमेंट करो। कमेंट भी करने बहुत ज़्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। इतनी इतनी सारी चीज़ें कि एक फॉर्मेट एक ही वीडियो में लाई जा रही है और फ्री में सब चीज़ें मिल रही हैं, तो क्यों ना। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, साथ में कमेंट भी करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।